आज है जनाब 10th मई और 15th मई को आप लोगों का पेपर है यूनिट 2 WPS 12। और आज हम करने जा रहे हैं जनवरी 2022 का ईयरली पेपर। और क्योंकि टाइम कम है, आप लोग बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए हम मुश्किल सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे, आसान क्वेश्चंस को जल्दी से आगे बढ़ा देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं वोल्ट को आप बताएं क्या यूनिट होगी। तो यार वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज। सर वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जाहिर सी बात है ये बन गया जूल पर कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, जूल पर कूलम। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है एच अपॉन एम वी। इस क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहे हैं। सर स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड को सब्जेक्ट बना लें। जब आप स्पीड को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एच वहीं पे रहेगा, एम वहीं पे रहेगा। सिर्फ आप समझ लें कि वी की जगह लेमडा आ गया, लेमडा की जगह वी आ गया। और जब आप इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, तो 2 का आंसर बड़े आराम से ए आ जाता है। कोई थिंकिंग प्रोसेस नाम की इस सवाल में कोई बात है ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं आपसे कहूं कि इस पे किरशॉफ सेकेंड रूल लगा दें कि ईएमएफ बराबर है I R1 I R2 प्लस IR। फिर वो कह रहा है कि R1 का जो पीडी है उसका नाम V1 खाली रख दें। हमने कहा ठीक है जी, इसका नाम V1 रख देते हैं। और जब आप इसका नाम V1 रख देते हैं तो ये आराम से आंसर डी बन जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इतनी मरतबा हम लोग कर चुके हैं कि जनाब इसको समझाने का मेरा कोई दिल नहीं चाह रहा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बहुत ही बचकाना सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये ऐसे नहीं है कि इसको मैं बोलूं भगा लो। क्वेश्चन नंबर 5 6 समझाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 में क्या हो रहा है तो जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बता ये रहा है कि इस बाउंड्री से जब लाइट की रे आ रही है तो लाइट की रे का ओरिजिनल पाथ ये है। लेकिन लाइट ओरिजिनल पाथ पे जाने के बजाय अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना दूं तो वो नॉर्मल के करीब बेंड हो गई है। अगर नॉर्मल के करीब बेंड हो गई है तो पक्की बात है बेटा ये डेंसर मीडियम है। और अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसके अंदर स्पीड स्लो होगी और इसमें स्पीड ग्रेटर होगी। तो एक बात तो पक्की है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम एल में ग्रेटर है और मीडियम एम में स्मॉलर है। एक बात तो पक्की है, ठीक है जनाब। और ये बात मुझे ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में नजर आ रही है। नहीं सॉरी, सी ऑप्शन में तो नहीं, खैर ए ऑप्शन में नजर आ रही है। वी एल ग्रेटर, वी एल ग्रेटर, सबसे ज्यादा वी एल है। तो देखिए सी और डी तो वैसे ही आउट हो गए। सी और डी तो वैसे ही आउट हो गए क्योंकि सबसे फास्टेस्ट स्पीड वी एल में होगी। अच्छा, उसके बाद आप गौर कीजिएगा, जब लाइट है आगे जा रही है तो ये आगे जाके लाइट जब मीडियम एन में एंटर हो रही है तो नॉर्मल से अवे हो रही है। ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, अवे हो रही है। सर अवे हो रही है तो पक्की बात है कि सर ये लेस डेंसर मीडियम है इसके मुकाबले में। और अगर लेस डेंसर मीडियम है तो यहाँ पर स्पीड जो होगी ना वी एन, इट इज ग्रेटर देन वी एम। वी एम से ज्यादा है। तो वी एन एन मीडियम में स्पीड ज्यादा है मीडियम एम से। तो ये वाली बात भी पक्की है। अब रह गया सवाल कि सर इन दोनों में एक बात तो पक्की है कि मीडियम एम में स्पीड सबसे स्लो है। एम में स्पीड सबसे स्लो है। एम में स्पीड सबसे स्लो है। और एम में स्पीड अगर सबसे स्लो है तो क्वेश्चन है सर इसको भी जरा जस्टिफाई करा दें। तो इसकी जस्टिफिकेशन बेटा ये है, इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये लाइन ऐसे कटेगी नहीं, खैर रहने दें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन को अगर मैं सीधा एक्सटेंड कर दूं, सीधा बना दूं, सीधा बनाने का मतलब है मैंने लाइन इतनी बड़ी बना दी और बड़ी बनाने के बाद इस वाली लाइन के साथ अगर मैं देखूं ना तो इसके अंदर ये इसके पैरेलल नहीं आ रही, उससे लेफ्ट साइड पे नहीं जा रही, उससे राइट साइड पे जा रही है, यानी नॉर्मल के करीब जा रही है। या यूं कह लो कि यहां पर एंगल बड़ा है, यहां पर एंगल छोटा है। इमरजेंट एंगल ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। तो जहां बड़ा एंगल है उसमें स्पीड ज्यादा है, जहां छोटा एंगल है लेस डेंसिटी है पर स्पीड कम होगी। तो इट विल बी आंसर बी। ठीक है ना, बी आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ना बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है। जो मैंने नीचे 3 बातें बोली हैं।
एक और बात कह रहे हैं कि जनाब हम इसमें कराना चाहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा जब होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में जाती है, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो एम से एन में जा रही होगी, एम से एन में जा रही होगी, तो एम से एन का तो सर इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। एम से एन का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अच्छा, या तो एम से एन में हो सकता है या एम से एल में जा रही हो, क्योंकि ये भी सारी सी बात है, लेस डेंसर मीडियम है। एम से एल में जा रही हो, तो एम से अगर एल में जा रही हो तो इसका आंसर बन जाता है सी। एम से एल में जा रही हो तो इसका आंसर बन जाता है सी, एम से एल। तो लाइट आइदर एम से एन में जाएगी या लाइट एम से एल में जाएगी, तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 85 दफा पढ़ा चुके हैं कि जो पॉइंट सेम लूप में होते हैं दे आर इन फेज, और जो बराबर वाले लूप में होते हैं दे आर इन एंटी फेज। दे आर एंटी, दे आर इन एंटी फेज। तो एक्स और जेड ये दोनों बराबर वाले लूप में है, एडजेसेंट लूप में है। और जब एडजेसेंट लूप में है तो एक्स और जेड आर इन एंटी फेज। ठीक है जनाब, दोनों एंटी फेज में। सेम लूप के अंदर इन फेज होते हैं और बराबर वाले लूप के अंदर एंटी फेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कराने के काबिल ही नहीं है, डायोड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्योंकि अभी मैं दोपहर को एक क्लास कर चुका हूँ जकी के साथ, तो जकी यार सोच के बताओ बेटा कि अगर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है और फेज डिफरेंस पूछ रहे हो, तो मैंने आपको एक वीडियो दी थी कि इसको वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये वाली बात पढ़ाई हुई है। आप मुझे बता सकते हैं पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? जकी बेटा, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 8 है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ फेज डिफरेंस में, तो मैं क्या कर दूं कि ये फेज डिफरेंस बन जाए? जकी वीडियो देखी नहीं देखी, खाली ये बता दो यस या नो। नहीं देखी ना, बस यही बात पूछवाना चाह रहा हूँ मैं आपसे। यार फेज डिफरेंस में याद रखना जो लेमडा होता है ना, इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सारे आंसर पाई में है तो पक्की बात है रेडियन की फॉर्म में करना है। तो जहां लेमडा लिखा है ना यार, लेमडा की जगह आप देखिए सिर्फ लेमडा की जगह 2 पाई डाल दो। जब आप लेमडा की जगह 2 पाई डाल के सॉल्व करते हो तो 2 × 2, 2 4 8, ये बन गया पाई/4, और पाई/4 का आंसर बन गया बी। तो जकी भाई याद करना है लेमडा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, लेमडा की जगह 2 पाई रेडियन डाल देते हैं। उसके बाद ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई समझाने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 10 में हो क्या रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 10 में पहली बात तो ये हमें चाहिए नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, जब नॉट करेक्ट होता है तो मेरे ख्याल में फिर समझाने की जरूरत पड़ जाती है। जरा सुनिए, लाइट तेज कर दी। सर जब आप लाइट तेज करेंगे ना तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी ना तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और जब पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो पूरे सर्किट का टोटल करंट इंक्रीज हो जाता है। और जब टोटल करंट इंक्रीज होगा, टोटल करंट इंक्रीज होगा तो बेटा पावर करंट इनटू वोल्टेज। अगर टोटल करंट इंक्रीज हो गया, वोल्टेज तो जो यानी बैटरी से आ रहा है, पूरे सर्किट की बात कर रहा है, पूरे सर्किट की, पूरे सर्किट का जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज वही है, टोटल वोल्टेज ही है, पूरे सर्किट की बात कर रहा है, वोल्टेज वही है। सर अगर टोटल करंट इंक्रीज हो गया ना तो टोटल पावर भी सर्किट की इंक्रीज हुई होगी, पूरे सर्किट की टोटल पावर इंक्रीज हुई होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज होना, तो ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है, इसलिए इसका आंसर सी है। ठीक है, बाकी बातें आप चेक करोगे, लिखा है सर्किट का करंट इंक्रीज हो जाता है, सही बात है। पीडी फिक्स रेजिस्टर का इंक्रीज हो जाता है, सही बात है भाई, इसका पीडी कम हो गया होगा, इसका पीडी बढ़ गया होगा। एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, सही, सारी बातें सही है। नॉट करेक्ट के अंदर ओनली सी ऑप्शन फिट बैठता है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए एमसीक्यूज के। अब नीचे आ रहे हैं जल्दी से। जब आप नीचे आते हैं तो यार इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अगर आप मुझे मौका दें
मैंने कहीं लिखा हुआ है इसमें कि कौन से सवाल मुश्किल है। जो मुश्किल सवाल है उस पर मैं चला जाऊं डायरेक्टली, बजाय इसके कि हम बच्चों की तरह इन सवालों को ही लेके बैठे रहे। इसमें बेटा सबसे मुश्किल सवाल जो मुझे लगा है, जिसको मैं आराम से कराना चाह रहा हूँ और पहले कराना चाह रहा हूँ, ये सारे के सारे सवाल बिल्कुल सीधे सीधे। सबसे मुश्किल सवाल मुझे क्वेश्चन नंबर 15 लगा है। अब्दुल्ला आपने किया है इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 आपको बिल्कुल नॉर्मल सा लगा या ये लगा जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 15 काफी अजीब सा सवाल है? अब्दुल्ला आपको कैसा लगा 15? थोड़ा मुश्किल था ना? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पहला पार्ट तो खैर बहुत ही सिंपल से है। वो आपसे कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक मीटर रूल हो, ठीक है ना, तो रेजोल्यूशन ऑफ मीटर रूल 1 मिलीमीटर है और द मेजरमेंट वाज वर रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट 0.5 सेंटीमीटर, सजेस्ट वाई। ठीक है जनाब। तो कहना है वो ये चाह रहे हैं कि जब हम स्टैंडिंग वेव बनाते हैं तो स्टैंडिंग वेव में स्ट्रिंग के अंदर लूप्स बनते हैं, उन लूप्स की हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीटर रूल हमने यूज किया लूप्स की लेंथ मेजर करने के लिए, और लूप्स की लेंथ मेजर करने के लिए बता रहे हैं कि एट जैसे नोड्स के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, आपको पता है नोड टू नोड इट इज कॉल्ड वन लूप। वन लूप का डिस्टेंस स्मॉल डी है। वन लूप का डिस्टेंस स्मॉल डी है। वन लूप का डिस्टेंस स्मॉल डी है। ठीक है जनाब। अच्छा, जब वन लूप का डिस्टेंस स्मॉल डी है तो कहते हैं जनाब कि जब हमने मीटर रूल यूज किया जिसकी रेजोल्यूशन 1 mm है, बट द मेजरमेंट्स वर रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमारे पास उसका जो रिजल्ट आया है वो नीचे उन्होंने शायद उन्होंने वैल्यूज दी हुई है। हाँ देखिए, इन्होंने जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ दिया हुआ है वो सारी की सारी वैल्यूज उन्होंने नियरेस्ट 0.5 सेंटीमीटर पे लिए हैं। तो कह रहे हैं उसकी वजह बताएं। तो भाई वजह यह है कि अगर स्टूडेंट्स ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट स्कूल में किया हुआ हो तो उनको ये बात समझ में आएगी कि सर जब स्टैंडिंग वेव बन रही होती है ना स्ट्रिंग में, तो सर पढ़ाते वक्त थ्योरी पढ़ाना बड़ा आसान है टीचर के लिए, हम भी प्रैक्टिकल करा चुके हैं बच्चों को, इसलिए हमने ये वाली बात एक्सपीरियंस की हुई है कि थ्योरी पढ़ाना आसान है इस लिहाज से कि आप ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग करके बता देते हैं भाई देखिए ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस है इट इज लेंथ ऑफ वन लूप दैट इज स्मॉल डी। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ये प्रैक्टिकल करते हो तो भाई नोड इतना अच्छा नजर ही नहीं आता, और अगर नोड इतना अच्छा नजर आ जाए तो नोड को रीड करने के लिए जब मैं नीचे मीटर रूल लगाता हूं तो मीटर रूल जो होता है वो लूप से या स्ट्रिंग से काफी नीचे होता है। जब काफी नीचे होता है तो आपको पता है कोई भी डिवाइस अगर जिस ऑब्जेक्ट को हम मेजर करने जा रहे हैं उससे दूर रख दें तो दूर रखने पर ऑब्वियसली उसमें पैरेलैक्स एरर आ जाता है, उसमें पैरेलैक्स एरर आ जाता है। ठीक है जनाब। और जब पैरेलैक्स एरर आ जाता है तो क्वेश्चन बताइए, जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रूलर को स्ट्रिंग के बहुत करीब नहीं रख सकते। जब बहुत करीब नहीं रख सकते तो एक्सपेरिमेंट में पैरेलैक्स एरर आएगा। जब पैरेलैक्स एरर आ रहा होता है तो पैरेलैक्स एरर में जब हम एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ नोड निकालने की कोशिश करते हैं तो उस एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ नोड को मेजर करने के लिए, जज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.5 सेंटीमीटर पे जो बड़ी वाली लाइन बनी हुई होती है ना उसको देख के रीडिंग ले रहे होते हैं, बजाय इसके कि 1 मिलीमीटर को देख के रीडिंग ले रहे हो। क्या मतलब, मैं यूं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इस 5 mm पर ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब। फिर देखिएगा 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इस 5 mm पर यह आ गया 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कीजिएगा वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं अगर पेंसिल से आपसे बोलूं भाई एक लाइन बनानी है, तो जब आप लाइन बनाते हो ना तो लाइन के ऊपर रूलर ले जाके रख देते हो और आराम से पढ़ लेते हो कि कितने सेंटीमीटर की लाइन है। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे और रूलर को स्ट्रिंग से काफी दूर रखोगे तो भाई ये वाली लाइनें पढ़ना पॉसिबल नहीं होती, ये वाली लाइनें पढ़ना पॉसिबल नहीं होती, बल्कि हम लोग डायरेक्ट 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, ये वाली रीडिंग रीड कर रहे होते हैं।
तो मैंने सवाल समझाने की कोशिश की है, वरना आपस की बात है, इस सवाल को आप रीड करोगे तो सवाल पकड़ ही नहीं पाओगे वो बोल क्या रहा है। तो वो बोल ये रहा है कि मीटर रूल की रेजोल्यूशन है 1 mm, पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त, मेजरमेंट लेते वक्त हमने 1 mm को नहीं देखा है, बल्कि 5 mm के ऊपर जो बड़ा मार्क लगा होता है उसको देख देख के रीडिंग ली है। वजह क्या है? वजह मैंने नीचे लिख दी है। मेरे ख्याल में सवाल और इसका आंसर समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा लंबी करेंगे तो टाइम ज़ाया करना लगेगा। अब जरा जल्दी से नीचे क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द टोटल मास ऑफ हैंगिंग मास यूज्ड इन दिस इन्वेस्टिगेशन। आपको याद है कि यहाँ पर जो हम मास हैंग करते हैं, यूजुअली इस मास को हम लोग कैपिटल एम लिखवा देते हैं, क्योंकि स्मॉल एम स्प्रिंग का मास होता है, कैपिटल एम हैंगिंग मास होता है। अच्छा, अगर बेटा स्पीड कैलकुलेट करना हो तो स्पीड स्ट्रिंग में जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इसका बेसिक फार्मूला होता है टी अपॉन म्यू। ठीक है ना? ये मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, टी अपॉन म्यू। और इस टी अपॉन म्यू में बेटा ये जो टी है टेंशन, सर ये टेंशन हैंगिंग मास का वेट होती है। सर ये टेंशन हैंगिंग मास का वेट होती है। और म्यू, सर म्यू होती है स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ। ये मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टोटल मास ऑफ हैंगिंग, यानी कैपिटल एम कैलकुलेट करना है। म्यू, सर म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना? म्यू की वैल्यू गिवन है। और क्या वैल्यू हमें चाहिए होती है? सर v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है। अब इशू बेटा ये आएगा कि m कैलकुलेट करना है, g पता है, म्यू पता है, v नहीं पता, v नहीं पता। अब v कैसे निकालू? तो v निकालने के लिए मैं आपको लेकर आ रहा हूं इस ग्राफ में। इस ग्राफ में v आपको समझाने जा रहा हूं कैसे निकालेंगे v कैसे निकालेंगे, गौर से सुनिएगा। सर v होता है, स्पीड ऑफ वेव होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट। नीचे टैंक में ज्यादा पानी नहीं, बस 5 ही मिनट चला सकोगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा बेटा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है। अच्छा, अब आपसे अगर मैं एक अजीब सी फरमाइश करूं कि इस f को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो पता है फ्रैक्शन की फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा? सर फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा कि f को आप बना दें 1/f। कितनी अजीब सी बात कर रहा हूं। इस f को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो इट इज इक्वल टू 1/f। एक बात। दूसरी बात ये बताओ, स्मॉल डी अभी अभी उसने बताया है इट इज लेंथ ऑफ वन लूप, और आपको याद है लेंथ ऑफ वन लूप होती है लैम्डा बाई टू। स्मॉल डी क्वेश्चन में उसने बताया है डी है नोड्स के बिटवीन का डिस्टेंस, और अगर ये नोड्स के बिटवीन का डिस्टेंस है तो इट इज इक्वल टू वन लूप, वन लूप इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। इस लैम्डा बाई टू में से अगर मैं लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊं तो इट इज इक्वल टू 2d। तो बेटा जहां लैम्डा लिखा है ना, मैंने इस लैम्डा की जगह लिख दिया है 2d, लैम्डा की जगह लिख दिया है 2d, और f को मैंने बनाया है 1/f। सवाल, सर आप इसको इतना मुश्किल करके क्यों लिख रहे हैं? तो जरा गौर से देखिएगा मैंने क्या करने की कोशिश की है। बेटा जरा देख के बताओ ग्राफ में, ये जो d है, सर ये d वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। देख लो, d वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। और 1/f, सर 1/f एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई क्वांटिटी वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस हो तो इसका मतलब होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, एंड इट इज इक्वल टू ग्रेडियंट, इट इज इक्वल टू ग्रेडियंट। तो मुझे नहीं पता अब्दुल्ला कि क्या तुम्हारा दिमाग यहां तक पहुंचा कि इस ग्राफ में y एक्सिस के ऊपर d, x एक्सिस पे 1/f, और इस लाइन का जो ग्रेडियंट है उस ग्रेडियंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव। अब्दुल्ला क्या पहुंचा दिमाग? हाँ ठीक है, पहुंच गया तो बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो काफी अजीब सा है। ठीक है, मेरे ख्याल में एक आम बच्चे की नजर से मैं इसको देखूं ना, एक आम बच्चे की नजर से देखूं तो मेरे ख्याल में काफी अजीब सी बात इन्होंने की है इसके अंदर। ठीक है, कि बच्चा जो है v इज टू एफ लेमडा लिखे, फिर f को 1/f बनाए। क्यों? क्योंकि सवाल में 1/f दिया हुआ है। फिर लेमडा तो चलो समझ में आता है 2d के बराबर है, पर f को 1/f एग्जाम में बैठ के सोचना ये बहुत मुश्किल बात होगी। खैर, आप क्या करोगे भाई, सर ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, इस ग्राफ का निकालेंगे ग्रेडियंट। ठीक, ग्रेडियंट में एक पॉइंट तो बेटा ये वाला ले लो, दैट इज 0 0। एक पॉइंट बेटा कोई सा भी ले लो जो इस ग्राफ के ऊपर आपको अच्छा सा नजर आ रहा हो। मुझे ये वाला पॉइंट एक अच्छा सा नजर आ रहा है।
इस अच्छे से पॉइंट में इसका x है 0.03 और इसका y है 1। ठीक है जनाब, इसका y है 1 और जब आप इसको 0 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो मेरे ख्याल में तो ये आपको सीधा सीधा 0.03 ही दे देगा। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? y2 नहीं सर, y2 है 1, y2 है 1 माइनस 0। अच्छा अच्छा रुकिए, अभी मैं गलत बोल रहा हूँ सर, ये है y2 ये रहा 1, ये हो गया 1 माइनस 0 और x2 माइनस x1 यानी 0.03 माइनस 0। ठीक है, इसको अब्दुल्ला जरा सॉल्व करके बता दो यार, 2 अपॉन 0.03 क्या बन जाता है? 2 अपॉन कितना आ रहा है? 66.7 जो आ रहा है जी, हमने लिख दिया 66.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो मैंने इस, और याद रखिएगा जब कभी लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो ना, क्रॉस वाला पॉइंट नहीं उठाते, बस क्रॉस वाला पॉइंट उठाना मना होता है। उसके अलावा आप कोई सा भी पॉइंट दे सकते हैं ऑन द लाइन। अब वो आ ही रहा है ओरिजिन से, तो एक पॉइंट मैंने ले लिया 0 0, दूसरा पॉइंट मैंने कोई और सा उठा लिया और जब मैंने उसको उठाकर इसमें रख के सॉल्व करा तो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को 2 से मल्टीप्लाई करा 66.7। इसी 66.7 को मैंने v की जगह लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। m बेटा कैलकुलेट करना है, मैंने m कैलकुलेट करना है। म्यू डिवाइड है सर, म्यू माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू है 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 और g मल्टीप्लाई है, g माना कि डिवाइड हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो m का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, m का रिजल्ट आ जाएगा और ये जो m का रिजल्ट होगा अगर बता दें तो अच्छी बात है, वरना मार्किंग स्कीम में 0.2 लिखा हुआ है, 0.2 kg। ठीक है, अगर चाहे तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये सवाल भी हो जाता है, हो ही जाता है। ठीक है, ऑल्दो कि मैं इस सवाल में ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि इस ग्राफ को रीड करना मुश्किल काम था। उसके बाद एक और बात कह रहे हैं, वो क्या बात कह रहे हैं गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं स्ट्रिंग वॉज रिप्लेस्ड, ये क्या बोल रहे हैं इस चीज को भी जरा 1 मिनट रोकिए, मतलब इस सेकंड पार्ट को करने से पहले एक छोटी सी बात रुकिए। और वो बात ये कि मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई ग्राफ आपको दिया हुआ हो और आपसे मैं बोलूं कि इस ग्राफ के ग्रेडियंट को 2 टाइम करना है तो आप क्या करेंगे? जवाब, सर हम करेंगे ये। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल लाइन को ओरिजिन से उठा लो क्योंकि ये सवाल ओरिजिन से आ रहा है। ठीक है ना, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, मैंने बोला इसके ग्रेडियंट को डबल करना है। एक ऐसी लाइन बनाओ जिसका ग्रेडियंट इसका डबल हो। सर अगर ग्रेडियंट डबल होगा ना तो हम पता क्या करेंगे, सर हम इस ग्राफ का कोई सा एक पॉइंट पकड़ लेंगे, उस पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ x होगा कुछ y होगा। ठीक है ना, फिर मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट अगर डबल करना हो तो y अपॉन एक्स, ग्रेडियंट डबल करना हो ना तो खाली उसके y कोऑर्डिनेट को डबल कर दो, सिर्फ y कोऑर्डिनेट को डबल कर दो, x कोऑर्डिनेट वही रखना, तो x वही रखना, y को डबल कर दो। ये y मैंने डबल कर दिया, अच्छा बेटा मैंने y को डबल कर दिया तो y डबल करके ये लाइन बन गई और इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट इस रेड वाली लाइन का डबल ग्रेडियंट है। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला कोई ऐसी लाइन बनाओ जिसका ग्रेडियंट इसका हाफ होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। आप बोले कि सर हाफ है तो 2 से डिवाइड करें, और 2 से डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि सर y वही वाला रखें, खाली x कोऑर्डिनेट को डबल कर दें। जब आप x कोऑर्डिनेट को डबल करोगे तो x का डबल फॉर एग्जांपल ये हो गया, y वही रखा है, x कोऑर्डिनेट को डबल कर दिया। यार मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो। अच्छा बेटा, y को मैंने वही रखा है, x को डबल कर दिया। अच्छा बेटा मैंने x को डबल किया तो दिस लाइन विल बी हाफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो क्या सिखाना चाह रहा हूं, अगर ग्रेडियंट हाफ करना हो तो x कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेडियंट डबल करना हो तो y कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा ये सारी बात मैंने क्यों सिखा रहा हूँ यार, अगले पार्ट में वो बोल ही रहा है, मैं क्या करूँ। क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रिंग अभी हमने ऊपर यूज की थी उसको हटा दिया और एक दूसरा स्ट्रिंग लेकर आ गए जिसका मास पर यूनिट लेंथ डबल है, मास पर यूनिट लेंथ डबल है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ डबल है। अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आए कि इस ग्राफ के ग्रेडियंट का 2 टाइम स्पीड है।
ग्रेडियंट का 2 टाइम स्पीड है, और ये है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने क्या करा है सर, मास पर यूनिट लेंथ को डबल कर दिया। सर अगर आपने मास पर यूनिट लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है ना, मास पर यूनिट लेंथ को डबल कर दिया और आपको नया ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, नया ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब। अभी आप ऐसा करें, इस टू ग्रेडियंट को भी हटा लें, पहले इस पे चले, पहले भी खाली इस पे चले, खाली इस पे चले। तो ये है पुरानी स्ट्रिंग, अब मैं जा रहा हूं नई स्ट्रिंग पर। नई स्ट्रिंग, सर नई स्ट्रिंग बराबर है अंडर रूट टी अपॉन टू म्यू। ठीक, अंडर रूट में 1/√2 को बाहर निकाल लो, बाकी जो फैक्टर है अंडर रूट टी म्यू, सर ये सब के सब मिलके बन गया वी, ये सब के सब मिलके बन गया वी। ठीक है ना, अभी सब के सब मिलकर बन गया है वी। ठीक है। अच्छा, अब आपको याद है ये जो वी है, वी, ये वी, ये वी जो है, ठीक है ना, ये जो वी है बेटा, इस वी को जरा चेक करके बताओ कि पुरानी वाली लाइन का जो ग्रेडियंट था वी, वी बराबर था 2 टाइम ग्रेडियंट, 2 टाइम ग्रेडियंट। ठीक है जनाब। जब वो 2 टाइम ग्रेडियंट था, जब वो बेटा 2 टाइम ग्रेडियंट था, तो ये जो नई लाइन होगी, इस नई लाइन का ग्रेडियंट कितना होगा? तो सर नई लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो भी 2 टाइम नया ग्रेडियंट होगा। सर उसमें 2 से तो 2 कैंसिल हो जाना है। जो नया ग्रेडियंट होगा, नया ग्रेडियंट, वो 1/√2, 1/√2 का मतलब होता है 0.7 टाइम ग्रेडियंट। नया ग्रेडियंट इक्वल टू 0.7 टाइम ग्रेडियंट, और 0.7 टाइम ग्रेडियंट करना हो तो याद है मैंने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट को वही रखना, वाई कोऑर्डिनेट को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देना। ग्रेडियंट 0.7 करना है तो पुराने वाले ग्राफ में कोई सा भी पॉइंट पकड़ो, उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को 0.7 टाइम कर दो। तो जरा पकड़ना कोई सा भी पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0.7 से मल्टीप्लाई किया जा सके। ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ लिया, इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट है 2। ठीक है, इसका एक्स वही रखूंगा, वाई कोऑर्डिनेट को 0.2 से, सॉरी 0.7 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा सर 1.4, 1.4। और सर 1.4 जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है, ये रहा 1.4। नहीं, मैंने एक पॉइंट नीचे कर दिया, ये रहा 1.4, ये 1.4 है। और इसको 1.4 लेकर ओरिजिन से बेटा मैंने लाइन बनाई, और ये जो लाइन है, ये लाइन दूसरे वाले वायर के लिए लाइन होगी, ये लाइन दूसरे वाले वायर के लिए लाइन होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि जनाब ये हमारे पास थी वेलोसिटी की इक्वेशन अंडर रूट टी अपॉन म्यू। उसने कहा लीनियर डेंसिटी 2 टाइम कर दें, तो रिजल्ट हो गया 1/√2 टाइम। 1/√2 टाइम जो होता है, ये मैं इन चीजों को बीच में से हटा रहा हूँ, 1/√2 टाइम, यानी जो नई बात आ रही है वो 1/√2 टाइम है। तो सर जो नई लाइन का ग्रेडियंट होगा वो ओरिजिनल वाले ग्रेडियंट का 1/√2 टाइम होगा, यानी 0.7 टाइम। और ये जो 0.7 टाइम है उसका तरीका मैंने क्या बताया कि वाई कोऑर्डिनेट को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 15। और याद रखिएगा पूरे पेपर में यार कोई एक या दो सवाल तो ऐसे होते हैं कि वो बस अब्दुल्ला जैसे बच्चे कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अब्दुल्ला ये तुमसे हो गया वैसे या नहीं पहुंच पाए थे यहाँ तक अब्दुल्ला? ग्रेडियंट वाली बात तक पहुंच गए थे? हो गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अच्छा, एक तो बेटा मैं ये वाला क्वेश्चन आपको मैं समझता हूँ कि कराने की जरूरत थी, जो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 भी मेरे ख्याल में कराने के लायक है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट नहीं करा रहा, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, छोड़ दीजिए, आपको आता है आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन है सिंपल। ये सवाल है जो कराने के लायक है। ठीक है। क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहे हैं जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सीधी जा रही है, सीधी जा रही है। क्वेश्चन है वाई, क्यों? ठीक है। तो आपको ये वाली बात याद है कि जब कोई वेव 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, व्हेन इंसिडेंट नॉर्मली, व्हेन इंसिडेंट नॉर्मली, तो जब इंसिडेंट नॉर्मली होती है ना, तो अगर मैं आपसे बोलूं ये इसका वेव फ्रंट है,
फॉर एग्जाम्पल ये इसका वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल इस मीडियम में एक साथ एंटर होंगे, और अब सारे पार्टिकल एक साथ एंटर होते हैं तो हमें नजर आता है कि उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। अगर ये वाटर वेव होती ना, तो वाटर वेव में तो मैं ये वाली बात लिखता कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ वेव फ्रंट, या यहां पे लाइट में भी लिखा रह सकता है कि होल वेव फ्रंट एंटर सेम टाइम। पूरा वेव फ्रंट मीडियम में एंटर हो रहा है सेम टाइम पर। जब पूरा वेव फ्रंट एक साथ एंटर हो रहा है तो नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अलबत्ता आपकी मार्किंग स्कीम में खाली ये लिखा हुआ है कि लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, सो नो चेंज इन डायरेक्शन, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा करना, आपको टाइम जाया करना लगेगा। पर एक दफा सवाल आया हुआ है क्यों, तो मैंने वहां पे लंबी करवाई हुई है। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, कह रहे हैं जनाब कि लाइट के रे को कंप्लीट करें जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा हो और रिफ्रैक्ट भी हो रहा हो इन दोनों के अंदर। ये सब दोनों है क्या, कह रहे हैं भाई 2 प्रिज्म है, एक प्रिज्म का नाम है प्रिज्म ए, दूसरे प्रिज्म का नाम है प्रिज्म बी। दोनों प्रिज्म को ज्वाइन करके उन्होंने ऊपर आपको एक शेप दिखा दी है जो हमें रेक्टेंगुलर शेप लग रही है, और खुद बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ये गिवन है। बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और नजर भी आ रहा है शेडेड पोर्शन है, तो जाहिर सी बात है मुझे लग रहा है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं इसको ड्रॉ करके दिखाएं, आइए ड्रॉ करते हैं। लेकिन ड्रॉ करने के लिए अगर अब्दुल्ला तुमने इसको प्रिंट करके पेपर सॉल्व करा है या इसको आईपैड पर ही सॉल्व करा है? मतलब प्रिंट किया हुआ है आपने इसको, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, और अगर प्रिंट किया हुआ है तो चक्कर यार ये है कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे प्रोटेक्टर रखकर आपने पहले बनाना है नॉर्मल, पहले बनाना है नॉर्मल, जो मेरे से इतना अच्छा बन ही नहीं रहा। और मैंने अपने टैबलेट को थोड़ा सा क्रॉस में कर दिया, और क्रॉस में अभी भी इतना अच्छा नहीं बन रहा। ये नॉर्मल है मेरे ख्याल में, दिस इज नॉर्मल। अब्दुल्ला क्या तुमने ये वाला एंगल मेजर किया ना, कितना एंगल है ये वाला? अच्छा, क्योंकि ये एंगल मेजर करे बगैर नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो कह रहे हैं ये वाला जब हमने एंगल मेजर किया है तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये मैंने मार्किंग स्कीम देख रहा हूँ भाई, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ट्रायंगल बनाया था आपने, चलें ठीक है, आप ट्रायंगल बना के कर लें। लेकिन मुझे तो ज्यादा इसमें अच्छा यूं समझ में आ रहा है क्योंकि जितना इंसिडेंट एंगल होगा ना उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो जो, क्योंकि इसने बोला ना रिफ्लेक्शन भी शो करना है, तो ये लाइट इंसिडेंट हुई, ग्रीन लाइट इंसिडेंट हुई, और ग्रीन लाइट सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है ना, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये रिफ्लेक्शन बेटा आप जब भी सही बना सकते हो जब आप जाहिर सी बात है नॉर्मल बनाओ और उसको प्रॉपरली ड्राइंग करो। फिर यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा, ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा। इस नॉर्मल के साथ फिर ये वाला एंगल मेजर करोगे, ये वाला एंगल काफी बड़ा एंगल है सर, अभी काफी बड़ा एंगल है, तो सर यहाँ पे लाइट कर जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लाइट कर जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाना है, और इस वाले एंगल को भी मेजर करना होगा, क्योंकि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रही है। मतलब रिफ्लेक्शन को मैं आर एल लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन हो रही है, और यहाँ पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइएगा प्रिज्म बी के अंदर। प्रिज्म बी में वो खुद बता रहा है, प्रिज्म बी में बेटा खुद बता रहा है कि प्रिज्म बी की डेंसिटी ज्यादा है, और जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो आपको पता है जो लाइट की रे होती है ना वो नॉर्मल के करीब आ जाती है। सर नॉर्मल के करीब आ जाती है, नॉर्मल के करीब, ये देखिएगा नॉर्मल के मैंने करीब कर दिया। कितना करीब करना है कोई कैलकुलेशन उसने रिक्वायर नहीं की, इसलिए मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, तो इसको नॉर्मल के करीब कर लेना है, और अगेन यहाँ पे नॉर्मल बनाना है। और ये बहुत छोटा सा एंगल है इसलिए यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता लाइट लेस डेंसर मीडियम में एयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो जनाब यहाँ से लाइट एंटर हुई, इस वाले पॉइंट का बेटा मैंने नाम रख दिया ए, ए से रिफ्लेक्शन भी मैंने दिखाया है,
और ए से मैंने रिफ्रैक्शन भी दिखाया है, रिफ्रैक्शन भी दिखाया है। ठीक है जनाब। तो नीचे सारी चीजें मैंने दिखा दी और मैंने जो ड्राइंग बनाई है ये अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम है। ठीक है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शक नहीं कीजिएगा, डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट मैंने बनाई है, मतलब मार्किंग स्कीम सामने रख के बनाई है तो परफेक्ट ही बनी होगी। ऑल्दो कि मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है इसलिए मैंने एंगल की मेजरमेंट नहीं ली है, और ये आपके ऊपर छोड़ दी कि अगर आप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है मेजरमेंट लेके बनाएंगे। ठीक है जनाब। एंगल वाई इक्वल टू एंगल वाई, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एक्स, वाई इक्वल टू वाई रिफ्लेक्शन, एक्स इक्वल टू एक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो प्रिज्म बी में हो रहा है इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे चले। कह रहे जनाब प्रिज्म बी में, प्रिज्म ए और प्रिज्म बी के बिटवीन में जो रिफ्रैक्शन हुआ, जो रिफ्रैक्शन हुआ उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये वाला एंगल मेजर करना है, दिस एंगल। इस एंगल का बेटा मैं नाम रख रहा हूं थीटा, ये थीटा मेजर करना है। और मैंने बताया ना एंगल वाई मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि ये एंगल वाई 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री मेजर करके आएगा। इसकी वैल्यू बेटा गिवन नहीं है, आप प्रोटेक्टर से एंगल वाई मेजर करोगे और एंगल वाई यहां पर एंगल आई होगा। तो एंगल आई जो प्रिज्म ए में है, प्रिज्म ए में, तो मैंने स्नेल लॉ लगा रहा हूं। स्नेल लॉ होता है साइन एन साइन थीटा इक्वल टू एन साइन थीटा, ये प्रिज्म ए में और ये प्रिज्म बी में। ठीक है। एन ए, प्रिज्म ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज 1.4। साइन थीटा ए मैंने बताया कि आप मेजर करोगे इट इज 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी 1.55। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन बी सर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है। और मार्किंग स्कीम में मैंने झांका है एंगल लिखा हुआ है 26.8, आप कर लोगे बेटा 26.8। अच्छा जी। उसके बाद कह रहे हैं जनाब कि जब लाइट प्रिज्म बी से बाहर निकल रही है तो हमने ऑब्जर्व किया है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पोलराइजिंग फिल्टर से, पोलराइजिंग फिल्टर से। ठीक है जनाब। अब इस पोलराइजिंग फिल्टर पे मैं आपको काफी सारी कहानी सुना चुका हूँ, अलबत्ता जो सवाल है जरा क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि पोलराइजिंग फिल्टर को मैं रोटेट करा रहा हूँ ग्रेजुअली, लाइट ट्रांसमिटेड बाय फिल्टर वेरीज इंटेंसिटी। अब ये वाली बात को नीचे आंसर नहीं लिखा इसका, जकी ख्याल रखिएगा। जकी बेटा मुझे ये बताइए कि जब लाइट प्रिज्म बी से बाहर निकल रही है तो इसको मैंने फिल्टर से पास कराया, फिल्टर से पास कराने पे मैंने नोट किया कि लाइट की इंटेंसिटी वेरी कर रही है। अगर लाइट की इंटेंसिटी वेरी कर रही हो तो इस बात का क्या मतलब होता है? कोई लाइट आ रही हो, उस लाइट को फिल्टर में से पास कराएं, अगर फिल्टर रोटेट कराने पे इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रही हो तो जकी इसका क्या मतलब होता है? अहमद तुम बताओ इस बात का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लाइट पोलराइज्ड है, लाइट पोलराइज्ड है। ठीक है जनाब। अगर लाइट पोलराइज्ड होगी तो फिल्टर को रोटेट कराने पर इंटेंसिटी में वेरिएशन होगी। उल्टी बात सुनो, कोई लाइट आ रही है, आप बल्ब के सामने फिल्टर लेके खड़े हो रहे हैं और फिल्टर घुमाना शुरू कर दें, लाइट की इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर बल्ब से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड है। तो अनपोलराइज्ड लाइट के सामने फिल्टर रखें, फिल्टर घुमाएं, वेरिएशन नहीं हो रही तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है, और अगर वेरिएशन हो रही है तो वो पोलराइज्ड लाइट है। तो इस बात का मतलब है लाइट इमर्जिंग इज पोलराइज्ड। ठीक है। और ये बात भी याद रहे कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव में ही पोलराइजेशन होती है। तो ये सवाल, दो सवाल ऐसे थे जो मेरे ख्याल में समझाने वाले थे, इसलिए इनको मैंने पहले समझाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मैं पहले करा चुका हूँ, जो मेरी आप पुरानी क्लास देखेंगे आपको 17 भी मिल जाएगा, 18 भी मिल जाएगा। अलबत्ता चलें 18 कर लेते हैं हम लोग, 18 कर लेते हैं क्योंकि 18 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और नहीं शायद वो फोटोन का इमिशन। और अब फोटोन की इमिशन की बात हो रही हो तो जकी भाई आपसे हमारा सवाल ये है, कह रहे हैं जनाब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पक्की बात है सर इस इलेक्ट्रॉन ने
कोई लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा और नीचे से ऊपर चला गया होगा, ठीक है। और बताइए जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो आपको पता है जो उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा उस फोटोन की एनर्जी इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस होती है। और जब डिफरेंस लेते हैं तो इस क्वेश्चन वाले माइनस को छोड़ देते हैं और माइनस को हटा के डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों एनर्जीज का डिफरेंस इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। 3.4 माइनस 1.5 इट इज देयर डिफरेंस। और ये ईवी में है तो सर ईवी को कन्वर्ट करा देंगे जूल में। और जूल में कन्वर्ट करा के अगर मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो आप कहेंगे सर एच मल्टीप्लाई एच माना कि डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इसको एच से डिवाइड करते हो तो आ जाती है लाइट की फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और जब आप इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को बेटा कैलकुलेट करते हो तो इस फ्रीक्वेंसी का आंसर आ रहा है 654 654 एक्सपोनेंट -9 मीटर। और एक्सपोनेंट -9 का मतलब होता है नैनोमीटर। सर सवाल क्या है? सवाल बेटा ये है कि कौन सी लाइट, ऊपर उन्होंने लाइट के कलर दिए हुए, कौन सी लाइट इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की होगी जिससे इलेक्ट्रॉन ने छलांग लगाई है। तो खुद बताइए 654, जकी देख के बताइए 654 ये जो नीचे कलर लिखे हुए कौन से कलर के अंदर ये वाला नंबर लाई करेगा? 654 बेटा कहाँ लाई करेगा? रेड में लाई करेगा, ठीक है ना। रेड के अंदर 620 से 750 तक है तो सर ये रेड कलर में करेगा तो इसका आंसर यही लिखना है डिड्यूस द कलर। तो कलर सर इसका रेड कलर होगा, ठीक है जनाब। तो ये भी एक आसान सा सवाल था। इसमें सिर्फ ये बताना था कि फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो उस फोटोन का कलर। अच्छा ये आसान सवाल था। और जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में शायद आपको प्रॉब्लम लगे। जकी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि लाइट आ रही है किसी स्टार से, स्टार का नाम साइरस है और ये हमारी जमीन से इतना दूर है, ठीक है जनाब। उस स्टार से लाइट आई और वो लाइट जब जमीन पर पहुंची तो लाइट की इंटेंसिटी इतनी थी। सवाल है बताइए उस स्टार की पावर कितनी है? पावर कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है। पावर का फॉर्मूला होता है, सिर्फ फार्मूला हमें बताएंगे जकी। जकी बेटा पावर का फार्मूला बताइए, लाइट की पावर का फार्मूला। लाइट आ रही है इतनी दूर से, लाइट की पावर का फॉर्मूला। जकी बेटा लाइट की पावर का फॉर्मूला। पावर को चले छोड़ो, इंटेंसिटी का फार्मूला बता दें। इंटेंसिटी तो बेटा आती है ना वेव के चैप्टर में जकी। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, और एरिया को हम लोग लिखवाते हैं 4 पाई d²। ठीक है ना। स्टार से जो लाइट आ रही होती है आपको याद होगा स्टार के अराउंड हम एक इमेजिनरी स्फेयर बनाते हैं। उस इमेजिनरी स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई d²। तो पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा था पावर पर यूनिट एरिया, स्फेयर का एरिया 4 पाई d²। अब जहां लिखा हुआ है सॉरी पावर कैलकुलेट करना है तो सर पावर बराबर होगी आई इंटू 4 पाई d²। अब आप देखिए पावर कैलकुलेट करना है, जहां लिखा हुआ है आई, आई फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है बेटा 1.17 एक्सपोनेंट -7। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। जकी बेटा इसके अंदर आप बता सकते हो डिस्टेंस की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? जकी बेटा सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू चेक करके बताओ, डिस्टेंस की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? अहमद बेटा आप बता दो डी की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? हाँ बस बस यही बात आपसे कहलाना चाह रहा हूँ। सर जो लाइट ईयर है ना इट इज डिस्टेंस, लाइट ईयर है 8.6, तो पहले तो लिखोगे 8.6। और ये 8.6 लाइट ईयर। सर लाइट ईयर कैसे किस तरह से इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें तो आंसर मीटर में चाहिए। तो आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 3 एक्सपोनेंट 8
और टाइम की जगह पर आप वाला नंबर डालोगे, ठीक है ना, टाइम की जगह पर आप वाला नंबर डालोगे तो स्पीड है 3 एक्सपोनेंट 8, 3 एक्सपोनेंट 8 और टाइम कितना है सर, टाइम है 8.6 लाइट ईयर। तो एयर में कितने दिन होते हैं मैं उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, अलबत्ता मैं इसको यूं लिखना चाह रहा हूँ, जरा सुनिएगा। बल्कि ऐसा करें ना, आप वहां कंफ्यूज होंगे, बेहतर है डी पहले यहाँ कैलकुलेट कर लो। डी बेटा यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8, टाइम सर टाइम है 8.6 ईयर। सर ईयर को कन्वर्ट करें सेकंड में, तो 1 ईयर में 365 डेज, हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में 3600 सेकेंड। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आएगा। सर उस डिस्टेंस को यहाँ पे पुट करेंगे, उस डिस्टेंस को बेटा यहाँ पर पुट करेंगे तो डिस्टेंस आएगा बेटा 8.14 एक्सपोनेंट 16, ये डिस्टेंस आएगा भाई। और इस डिस्टेंस को जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगी पावर, और पावर आएगी जनाब 9.73 एक्सपोनेंट 27 वॉट्स। 9.73 एक्सपोनेंट 27 वॉट्स, ठीक है जनाब। तो इंटेंसिटी इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, एरिया 4 पाई टी स्क्वायर, 4 पाई टी स्क्वायर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई, इंटेंसिटी गिवन 4 पाई गिवन, डिस्टेंस में उसने घुमा दिया, डिस्टेंस है 8.6 लाइट ईयर। 8.6 लाइट ईयर को मैंने कन्वर्ट करवाया मीटर में, और अब वो मीटर में आ गया तो इट इज 8.14 एक्सपोनेंट 16, उसका स्क्वायर करोगे 4 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.73 एक्सपोनेंट 27 वॉट्स। अच्छा जी, और आगे चले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज एक्साइटेड इन लेबोरेटरी ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर इमिटेड, एक्सप्लेन व्हाई। क्या मतलब कि जब हम हाइड्रोजन गैस को एक्साइटेड करते हैं तो उससे जो लाइट इमिट होती है उस लाइट में हर वेवलेंथ का फोटोन नहीं होता। क्या मतलब, एक फोटोन 500 का है तो अगला फोटोन 501 का नहीं होगा, 502 का नहीं होगा, 503 का नहीं होगा, 504 का नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 505 का फोटोन मिल रहा है। क्या मतलब, एक सर्टेन वेवलेंथ का फोटोन मिलता है, हर वेवलेंथ का फोटोन नहीं मिलता, हर वेवलेंथ का फोटोन नहीं मिलता। वजह सर, वजह यह है कि रदरफोर्ड के पास जो एटॉमिक मॉडल था, तो रदरफोर्ड को नहीं पता था कि एटम के अराउंड एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है। उसका ख्याल था इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है। बोहर ने बताया जी नहीं, एटम में एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है, अलग अलग है। और जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में छलांग लगाता है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिट होता है, हर वेवलेंथ का फोटोन इमिट नहीं होता। तो सर्टेन वेवलेंथ डिपेंड करती है उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस पर। तो आप देख लीजिए यहीं पे लिखा हुआ है कि एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, इसलिए सर्टेन छलांग लगाने से सर्टेन वेवलेंथ का फोटोन इमिट होता है, हर वेवलेंथ का फोटोन आपको नहीं मिलेगा, हर वेवलेंथ का फोटोन आपको नहीं मिलेगा, सर्टेन वेवलेंथ के फोटोन आपको मिलेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है, 18 हो गया। ये सवाल बेटा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करवाया हुआ है, इसलिए 17 मेरा कराने को दिल नहीं कर रहा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस में ये सवाल पढ़ा हुआ है, कराया हुआ है मैंने सवाल। अच्छा, और पीछे जा रहा हूँ तो इधर आ जाए, इस क्वेश्चन को जरा देख लें। ये क्वेश्चन है जनाब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है जनाब। बेटा क्लास चल रही है, बातें नहीं करें। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या हो रहा है सर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये हो रहा है कि लेजर लाइट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास हो रही है, सामने स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डॉट बन रहा है। अच्छा जी, कह ये रहे कि डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द लेजर। वेवलेंथ बेटा कैलकुलेट करना है। सर वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन हो, तो फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। पहले तो फॉर्मूला डिसाइड कर लिया, अब इस फॉर्मूले में से क्या क्या चीजें चाहिए जरा उसकी तरफ चले, ठीक है जनाब। सबसे पहले मुझे चाहिए डी। डी के लिए इन्होंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो जरा देखिएगा सर, डी बराबर होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस।
ये डी का नॉर्मल फॉर्मूला है। अब लेंथ ऑफ ग्रेटिंग यहाँ पे लीजिएगा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर लेंथ, और नंबर ऑफ लाइंस 450। यार अब्दुल्ला जरा इसको सॉल्व करके बता दोगे। 1 एक्सपोनेंट -3 अपॉन 450, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ लाइंस 450, डिवाइड करके बताइए स्मॉल डी क्या आ रहा है। अच्छा, एक्सपोनेंट -6 तो आता है, मुझे भी याद है, इसके पीछे वाला नंबर मैं आपका नहीं पकड़ पाया, दोबारा बोलिए। 2.22 बस काफी है। अरे ना, 2.22 एक्सपोनेंट -6, इट इज डी। तो मैंने डी का मसला हल कर दिया। अब मुझे चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा मैं समझाने नहीं जा रहा यार। ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसको लिखिएगा टेन थीटा, और टेन थीटा में से बेटा थीटा निकाल लीजिएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसे थीटा आ जाएगा, जो थीटा आ जाए उसी थीटा को यहाँ पे लाके साइन के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे चाहिए एन। एन का मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो इन्होंने कहीं लिखा हुआ है वेयर लेजर लेजर स्विच ऑन सीरीज ऑफ ब्राइट, ये बन गए। अच्छा जी, सेंटर पे बन रहा है नेक्स्ट ब्राइट डॉट। ठीक है, जरा सुने, ये सेंटर है, सेंटर के बाद नेक्स्ट ब्राइट डॉट, तो इसका मतलब है फर्स्ट फ्रिंज की बात हो रही है, फर्स्ट डॉट की बात हो रही है। एन की जगह डालोगे 1, लेमडा कैलकुलेट करना है, लेमडा कैलकुलेट करना है। ठीक है, पूरा सवाल करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, टाइम कम है, मैंने समझा दिया पूरा। लेमडा आपने कैलकुलेट करना है, लेमडा आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद कह रहे हैं सीरीज ऑफ डार्क और ब्राइट क्यों बनती है, तो इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप इसको वीडियो को देखोगे, लिखे हुए को पॉज करके रीड करोगे, आराम से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है 14 में। और पीछे चले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी है, आप आराम से इसको कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 12, सर क्वेश्चन नंबर 12 अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड के अंदर भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड के पल्स को भेजते हैं। ये अल्ट्रासाउंड का जो पल्स होता है, ये रिफ्लेक्ट होकर आता है। ये सारी बातें मैं एक ही जो मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है वही टॉपिक आपको बार बार मिलेगा। उसके बाद याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी स्मॉलर वेवलेंथ होती है, उतनी ज्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो इसको भी आपने रट्टा मारना है, इसको भी बेटा आपने रट्टा मारना है, इसमें कोई सवाल समझाने वाला नहीं है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये क्वेश्चन जकी आपके स्कूल के पेपर वाला सवाल नहीं है, मुझे लग रहा है। जरा देखिए वैल्यूज, क्योंकि अभी मैंने आपके साथ जब चेक करा था तो यही वाला सवाल था जकी, है ना, पहचान रहे हो ना, वही सवाल है, वैल्यूज तक वही है, मतलब सवाल ही यही है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन ही यही है। ठीक है जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहे रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करें, आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए, इसमें से रेजिस्टिविटी निकालना है। और जब रेजिस्टिविटी आ जाए तो कह रहे हैं कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होती है आई एन ए ई। ठीक है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, कैपिटल ए, सर कैपिटल ए उसने ऊपर दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए का भी मसला नहीं है। स्मॉल एन, सर स्मॉल एन ये रहा। करंट, करंट नहीं दिया हुआ उसने, करंट नहीं दिया हुआ। करंट के लिए सर वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप करंट निकालोगे, करंट होता है V अपॉन आर। V 3 वोल्ट लेना, आर, आर इसने दिया हुआ है, आर है 2 ओम, आर है बेटा 2 ओम, आर है 2 ओम गिवन है। ठीक है जनाब, वोल्टेज 3, करंट 2, डिवाइड करोगे तो करंट आ जाएगा जी 1.5। वोल्टेज 3, रेजिस्टेंस 2, करंट आ गया 1.5, आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, सारी वैल्यूज हो गई। अलबत्ता ये वाला सवाल मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कह रहे हैं अगर मैं तार की लेंथ डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही। कितना कह रहे हैं, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाए। कह रहे हैं कि अगर लेंथ ऑफ वायर हाफ कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ये सवाल है। ये सजेशन सही है या गलत है, तो अभी हम चेक करके बताते हैं। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर है आई अपॉन एन ए ई, आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए, एंड आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब जरा वर्डिंग देखिएगा। वर्डिंग बेटा ये है
कि हमने लेंथ को हाफ कर दिया। सर लेंथ को कर दिया हाफ, लेंथ को हाफ करेंगे ना तो रेजिस्टेंस हो जाएगी डबल। अच्छा सर अगर रेजिस्टेंस डबल हो गई ना तो करंट हो जाएगा हाफ, और सर अगर करंट हाफ हो गया ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं जनाब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ये बात गलत कह रहे हैं। रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ, और सर अगर करंट हाफ होगा तो वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी, वेलोसिटी डबल नहीं होगी। तो स्टेटमेंट या स्टूडेंट की जो सजेशन है ये सही नहीं है, स्टूडेंट की सजेशन सही नहीं है। ठीक है जनाब, तो जनाब हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, और स्टॉप करके किसी और स्टूडेंट को हमने बड़ा टाइम दिया हुआ है तो हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं। अलबत्ता इस रिकॉर्डिंग को बेटा मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, और इसमें मोस्टली सवाल मैंने करा दिए, शायद एक आध ही सवाल छोड़ा हुआ हो।